जय हिंद। हम आज से एक नया एक लेक्चर और ऐड करने जा रहे हैं कि अब पीसीएस का जो पेपर होगा तो पीसीएस का पेपर 17 मई तक है। तो 17 मई तक जो है हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पिछले सालों के जो पेपर आए हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस में जितने पेपर आए हैं 2013 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी जो है बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ की हेल्प मिल जाएगी। तो आज हमारा पहला जो लेक्चर होगा वो सीसेट जो पेपर सेकंड होता है, जो जीएस पेपर जो सेकंड है, तो जीएस पेपर सेकंड का हम जो सीसेट में जो पोर्शन है उस पोर्शन को क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये परीक्षा जो है 26 जून 2013 को हुई थी और उसका जो है आप विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखो, पहला निर्देश दे रखा है कि भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जिससे लोक व्यवहार होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा मानक भाषा का कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि उसमें कवि की कल्पना भी काम करती है और उसे परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करती है। विद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है तभी से अलंकारिक भाषा प्रयोग में लाई जा रही है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ वेद, ऋग्वेद आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा संसार के समस्त कवियों साहित्यकारों ने इस प्रवृत्ति का अनुकरण किया कि वस्तु अलंकृत भाषा भाव में काव्य नहीं कहलाता। इस बात का समर्थन करते हुए यह कहा कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। आचार्य भामा जी का कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता है। आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य की शोभा विधायक धर्म माना है और आचार्य विश्वनाथ ने भी काव्य अलंकार की महत्ता को स्वीकारते हुए क्रमशः सौंदर्य के उपकारक शब्दार्थ के शोभातिशयी धर्म कहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर है। तो साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में क्या अंतर है? अलौकिक होती है, दूसरी लौकिक होती है। धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त होती है, लोक कथाओं में प्रयुक्त होती है। आदर्शों पर आधारित होती है, दूसरी कल्पना पर। तो परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित। देखो, इसमें दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है? साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में प्रमुख अंतर है। तो इसमें जो है साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा मानक भाषा करते हुए भी भिन्न होती है, क्योंकि कवि की कल्पना कम करती है, परिमार्जित रूप में प्रस्तुत होती है। तो यहाँ से अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये निकल के आएगा कि परिमार्जित होती है और दूसरी जो है वो क्या होती है? अपरिमार्जित होती है। ठीक है, एक भाषा क्या होती है? एक भाषा तो इसमें परिमार्जित होती है और एक अपरिमार्जित होती है। ये लोक भाषा का एक अपने आप में क्या है? बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको आप समझेंगे। ठीक, ऐसे ही अगला क्या है कि लोक व्यवहार की भाषा कैसी होती है? तो बोलचाल के जो सामान्य जो भाषा होती है उसी को क्या कहा जाता है? लोक व्यवहार की भाषा कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है वह प्रवृत्ति क्या है? तो संसार के अधिकांश कवियों ने जिस विषयक का अनुकरण किया है तो वो जो है क्या है? लाक्षणिक व्यंजना, अलंकृत भाषा का प्रयोग, लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग या कोमल कांत पदावली का। तो इन्होंने जो है क्या किया है? अधिकांश ने अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। क्या किया है? अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। ठीक, अगला क्या है कि शब्दार्थ के शोभातिशयी धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य कौन है? तो शब्दार्थ के शोभातिशयी धर्म अलंकार के जो आचार्य हैं, समर्थक हैं, वो कौन हैं? तो आचार्य इसमें पढ़ना पड़ेगा कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होती है। इन्होंने कहा है रमणी सुंदरता के लिए। तो इसमें आचार्य विश्वनाथ आना चाहिए। हाँ, देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो लास्ट की 3 पंक्ति हैं तो इनमें देखो,
इनमें क्या है कि आचार्य मम्मट जी और आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में अलंकार की महत्ता को स्वीकारते हुए उनके सौंदर्य उपकरण तथा शब्दार्थ के शोभातई धर्म को बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए विश्वनाथ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। विश्वनाथ ने क्या किया है? शोभातिशयी धर्म अलंकार के समर्थक हैं, जो है वो कौन है? विश्वनाथ। अगला है कि आज तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में देश के आधुनिकीकरण और विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए भूमंडलीय एक मोहक जो है शोभा है। अमेरिका तथा उसकी बिरादरी के एकाधवादी बड़े पूंजीवादी देशों ने गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। विकासशील देश त्वरित विकास के लिए कारगर है और प्रभावी उपाय के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। विकास के प्रश्न केवल अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखने वाले इन बड़े राष्ट्रों का मानना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय की वृद्धि इनकी वृद्धि में इनकी भूमिका चमत्कारिक है। और इस अर्थ में भूमंडलीकरण आज विश्व में विकास का आकर्षक नारा बन गया है। आर्थिक विकास के संदर्भ में भूमंडलीकरण का अर्थ है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से संबंध करे, विश्वव्यापी बनाए, उसके लिए सभी वस्तुओं के आयाम की खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह को अनुमोदित करें, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में किया पूंजी निवेश, उदार आर्थिक नीतियों को अपनाना आवश्यक है। उदारीकरण भूमंडलीकरण की आधारभूत शर्त है, जिसके बिना देश अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी आयाम नहीं दिया जा सकता। उदारीकरण का अर्थ है कि उद्योग, व्यापार, लघु उद्योग, निर्यात की उपेक्षा दे रहे हैं, विदेशी उद्योग व व्यापार स्थापित करने और आयात को बढ़ावा देने की बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या बाजारीकरण? तो अगर बात करें तो गद्यांश में लाभ हानि का प्रभाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें लाभ हानि के प्रभाव का वर्णन किया गया है तो ये क्या होगा? भूमंडलीकरण होगा। ठीक है, क्या होगा? ये भूमंडलीकरण होगा। लाभ हानि का वर्णन किए जाने की वजह से भूमंडलीकरण होगा। भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है भाई? भूमंडलीकरण से क्या होता है कि विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है। भूमंडलीकरण से क्या होता है कि विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब निर्यात की तुलना में आयात स्वदेशी धंधों की अपेक्षा विदेशी उद्योग धंधे प्रोत्साहन देने की आधारभूति को अपनाकर चलते हैं। भूमंडलीकरण में अगर देखा जाए तो विश्व के सभी देशों के समान भावना निहित है। राष्ट्रों की सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण होता है। बड़े राष्ट्रों का एकाधिकारवादी मनोवृत्ति का कुठारघात होता है और बड़े देश द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भावना निहित है। तो ये मान सकते हैं आप कि बड़े देश द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भावना उनके अंदर हमेशा से क्या रहती है? निहित रहती है। वो अपनी पॉलिटिक्स को चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सॉरी डी है इसका आंसर, डी। ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? डी। अलादीन के चिराग का अर्थ क्या होता है? अलादीन के चिराग का अर्थ होता है अधिक्षिप्त वस्तु, अभिषिप्त वस्तु। अलादीन के चिराग का मतलब क्या होता है? अलादीन के चिराग का मतलब होता है अभिषिप्त वस्तु। ठीक है, अगले इस पर देखते हैं तो इसमें क्या होगा? गद्यांश को बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। जैसे सील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, क्योंकि सील युक्त प्रभाव क्यों है? तो देखते हैं कि सील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरणशील सील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। सीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। सील युक्त व्यक्ति व्यवहार से कठोरता दूर भागती है। इससे शंका और संदेह की स्थितियां भी कम उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो सील युक्त जो सीलवान व्यक्ति होता है अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करता है? वो सुखद वातावरण के द्वारा क्या करता है? प्रभावित करता है। ये बात ध्यान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका डी। वो सुखद वातावरण के द्वारा क्या करता है? अपने आसपास के लोगों को क्या कर देगा? सबको अच्छी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। सील गुण के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में, सील गुण के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में क्या होगा?
मधुर और प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाएंगे। अगर उनके अंदर जो है एक क्वालिटी होगी कि भाई उनका शील गुण है आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, संबंध उनका बढ़िया हो जाएगा। शील गुण किस प्रकार अर्जित किया जा सकता है, तो स्वयं के चिंतन मनन और संगति के सतत अभ्यास से। ये वाली बात ध्यान रखेंगे कि स्वयं के चिंतन मनन और संगति के सतत अभ्यास से क्या किया जा सकता है, वो जो है प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ये इंग्लिश वाले हैं, इसको तो हम ज़्यादा टच करेंगे नहीं। अब सीधा सीधा अगले क्वेश्चनों पर आएंगे। जैसे ये उन्मूलन का विलोम क्या होता है, तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। देखो उन्मूलन, अवमूल्यन का अर्थ तो गिरावट होता है, ठीक है, और संश्लेषण का अर्थ जो है वो होता है जुड़ाव। इसका तो हो गया गिरावट, ठीक, इसका क्या हो गया, इसका तो हो गया गिरावट, ठीक, और इसका विश्लेषण का अर्थ हो गया व्याख्या, ठीक है, और संश्लेषण का हो गया जुड़ाव। ये इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो प्राण जो है हमेशा किसमें, बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे शिशु होता है, पुस्तक एक है, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा, ठीक है, और भक्ति का भक्तों होगा। बट प्राण जो है वो बहुवचन में हमेशा क्या हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। निर्लिप्तता का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है जो गहरे रूप से जुड़ा न हो, मतलब एक चीज़ से ऐसा नहीं फील करने देते कि इसके बिना कुछ जीवन है ही नहीं, तो लिप्तता थोड़ा ही होगी, निर्लिप्तता होती है, ठीक है। खर शब्द का निम्न में से एक अर्थ है। खर माने क्या होता है, खर शब्द का एक अर्थ नहीं है। खर माने तो गधा तो होता है, तिनका भी होता है, और राक्षस भी होता है, बाण नहीं होता। तुमने सुना होगा ना, खर जाने खर ही की भाषा, तो इसका मतलब क्या है, वो राक्षस ही राक्षस की भाषा जानता है। एक होता है खर दूषण, राक्षस था। खर माने तिनका भी होता है, खर माने गधा भी होता है। बाण जो है वो तीर का पर्यायवाची है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या होगा, कवयित्री होगा, ठीक है, कवयित्री, ठीक। आँखों में गड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, आँखों में गड़ाने का मतलब होता है मन में खटकाना। कहते हैं ना कि ये मेरी आँखों में जो है गड़ रहा है। कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे तुम्हें कोई कह देता है, कोई तुमसे 2-4 बात किसी ने कह दी, तो उसके बाद तुम उससे लड़ पड़े, तो वो कह देते हैं कि आँखों में गड़ गया मेरी, ये कभी ना कभी तो इसको देखूंगा। यरले व्यंजकों को क्या कहा जाएगा, ये जो यरले व्यंजन है इनको क्या कहा जाएगा, यरले इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है यरले को। आप ये कह दो कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम होता है उनको क्या कहा जाएगा, उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी है। शुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सी है, अंत्याक्षरी है, ठीक है। कवयित्री में कवयित्री, अभी देखो पीछे जब लिखाया था तो कवयित्री होता है, तो ऐसे गलत है। तदोपरांत में क्या होता है, तद उपरांत, तदोपरांत, ठीक है, ये गलत है। पूजनीय में क्या होता है, पूज्यनीय नहीं होता, वो पूजनीय होता है, ना कि पूज्यनीय, ठीक है। किस में एक कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें विशेषण विशेष्य होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि किसमें कर्मधारय समास नहीं है, तो आंसर आएगा उठो दिया बाती का समय हो गया है। उठो दिया बाती का क्या हो गया है, उठो दिया बाती का समय हो गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे विशेषण विशेष्य है, ठीक है। इसमें आप ये समझना विशेषण विशेष्य होता है। खास बात विशेषता ये होती है कि विशेषण पहले होगा और विशेष्य बाद में होगा। तो उठो विशेषता तुम्हारी हो गई, और फिर क्या हो गया, दिया बाती का समय हो गया, तो आंसर इसका बन गया डी। वाक जाल का मतलब होता है वाक जाल, ए होगा इसका आंसर, वाक जाल। वाक जाल का मतलब क्या होगा, वाक जाल, आंसर होगा इसका ए, ठीक। ऐसे ही
निम्न शब्दों में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, सरिता का पर्यायवाची तटनी, निब्ना और तारंगिणी ये तो हैं, ये तीनों तो हैं, ये भी है और ये भी है। त्रिपथगा नहीं है। त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखना। त्रिपथगा ये जो है किसका? गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है, याद रहेगा। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? गंगा का। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से? एक भेद होता है जिसको कहा जाता है सकर्मक। क्या कहा जाता है? सकर्मक। एक भेद होता है जिसको क्या कहा जाएगा? जिसको कहा जाएगा अकर्मक क्रिया। दो क्रिया होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। ठीक। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वो एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। ठीक है। जब व्यक्ति एक अनुभव करेगा कि उसके व्यवहार में जो है क्या किया जा रहा है? हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाएगा। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है सीखना। संप्रेषण के प्रक्रम में पहला जो चरण होता है, पहला चरण क्या होता है? कूट संकेतन। ठीक है। संप्रेषण का दूसरा चरण संदेश होता है। देखो, पहला चरण क्या होगा? पहला चरण तो ये होगा कि आपको कोई संकेत मिलेगा, दूसरे में आपको क्या मिलेगा? संदेश मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद आप तीसरे पे क्या करोगे? विश्लेषण करोगे, फीडबैक दोगे। तो यही तो है, दो और एक। तीसरा हो गया क्या? आपका विश्लेषण। ठीक। तीसरा क्या हो गया? आपका विश्लेषण हो गया। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि संप्रेषण के पक्षों में बेमेल पद ज्ञात कीजिए। संप्रेषण के जो पक्ष होते हैं उसमें बेमेल पक्ष क्या हो जाएगा? पहुंच, बाधा, विषयों की प्राथमिकता, व्यवहार का अर्थ। तो पहुंच, विषयों की प्राथमिकता और बाधाएं ये तो संप्रेषण में आएंगी। भाई संप्रेषण में जब हम किसी चीज़ पर पहुंचेंगे तो विषय की प्राथमिकता होनी चाहिए। विषय की प्राथमिकता में थोड़ी थोड़ी बाधाएं भी आएंगी, तभी तो हम पहुंचेंगे। व्यवहार का अर्थ इसका जो है नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखें क्या नहीं होगा इसमें? व्यवहार का अर्थ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में जो है समस्या उत्पन्न कर सकता है? बात समझ में आ रही है? निम्न में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो आप क्या कहोगे कि जो किसी भी व्यक्ति के अंदर शर्मीलापन होगा। भाई अगर किसी व्यक्ति के अंदर शर्मीलापन होगा तो वो उसकी जो अंतर्वैयक्तिक संबंध है उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक, क्योंकि अपने बातों को वो सही तरीके से क्या नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है ये समस्या बन सकता है एक अंतर्वैयक्तिक संबंध में। किसी संगठन में संप्रेषण के जो प्रकारों और स्तरों से परे जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, किसी संगठन के संप्रेषण के प्रकारों एवं स्तरों से परे जो जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अनुप्रस्थ संप्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? अनुप्रस्थ संप्रेषण कहा जाता है। एक समान स्तर के लोग जब आपस में संचार कायम करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ संप्रेषण कहा जाता है। इसलिए किसी संगठन में संप्रेषण के प्रकारों के स्तरों से ऊपर, मतलब यार इसको ऐसे समझो कि जब हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो जब स्तरों से ऊपर जाएगा तो अनुप्रस्थ होगा। ठीक है, और अगर स्तरों से नीचे जाएगा तो ऊर्ध्वगामी होगा। तो वो पूछ रहा है कि ऊपर जाएगा तो ऊपर में अनुप्रस्थ होगा और नीचे में ऊर्ध्वगामी होगा। ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसने समानता संबंध संप्रेषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों के प्राधिकार भी होते हैं? समझ में आई कुछ बात? क्वेश्चन समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। देखो, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के जो निम्नलिखित प्रतिमान होते हैं उसमें संबंध संप्रेषित होते हैं परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्राधिकार क्षेत्र भी तो होते हैं। तो उसकी बात चल रही है। तो वो प्राधिकार क्षेत्र क्या है? तो उनको कहा जाता है संतुलित विभाजन प्रतिमान। संतुलित विभाजन प्रतिमान में क्या होता है? समानता, संबंध में समानता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर क्या होते हैं? अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो आंसर आ जाएगा इसमें ये ए।
निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य के द्वारा ही कर सकता है? ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है कि निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में किसमें समूह का प्रयोग प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य के साथ ही कर सकता है? तो वो श्रृंखला संजाल होता है, श्रृंखला संजाल होता है। अब ये क्या है, संप्रेषण के अनेक संजाल होते हैं, प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य से ही क्या है, संप्रेषण कर सकता है, जबकि अन्य विकल्प में सदस्य अपने निकटतम सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्य से भी संप्रेषण कर सकता है। देखो वो पूछ रहा है कि प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है, तो वो श्रृंखला संजाल में ही कर सकता है, बाकी जो वृत्त संजाल है, चक्र संजाल है, वायु संजाल है, इनमें नहीं कर सकता। ठीक, क्योंकि श्रृंखला संजाल में प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण करता है, एक नियम होता है इसका ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, और 45 में क्या दे रखा है कि सही सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तर दीजिए। जैसे शाब्दिक, लिखित, संकेत, दैहिक, हाव भाव। तो शाब्दिक जो है वो क्या करेगा, शाब्दिक से हमारी जो है भाषा प्रभावित होती है। शाब्दिक से क्या होता है, हमारी भाषा प्रभावित होती है। लिखने से क्या होती है, लिखने से हमारी संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ती है, लिखने से हमारी संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ती है। संकेत से क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं। संकेत जो है वो क्या होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। ठीक, और दैहिक हाव भाव जो है वो क्या बचा, आपका अंतर्निहित होता है, ये वाला है। तो ये मेल करो कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ मेल हो रहा है ये। तो अगर इसके मेल की बात करेंगे तो आंसर बैठेगा इसका A का 2, B का 4, C का 1, ये बैठ जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है? भाई वरिष्ठ कोई व्यक्ति है, ठीक है, वरिष्ठ कोई व्यक्ति है तो कनिष्ठ से अगर वो संबंध करेगा और वो वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन करेगा तो वो किस तरीके से, वो खुली सूचना देता है एक दूसरे को। ठीक, गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकट जो है वो कैसा होता है, खुलेपन का होता है। गैर वैयक्तिक जो सूचना का प्रकटन होता है वो किसका होगा, वो खुलेपन का होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? तो निकट मित्रता को बनाए रखने में स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता जब की जाती है, तो ये क्या होता है आपका, हमेशा के लिए आपका संबंध एक दूसरे से मजबूत बना रहेगा, ये है। इसके बाद है लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को सुना जा सकता है जो कुछ संप्रेषित करता है। देखो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि लोग और उनकी समस्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। लोग भी अलग होंगे और समस्याएं भी अलग होंगी। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को सुना जा सकता है जो कुछ संप्रेषित करता है, तो ये जरूरी नहीं है। सक्रिय श्रवण उसका हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आंसर इसका ए होगा, ये होगा बी। ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता गुणारोपित की जाती है। ठीक है, प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता है, पूर्व कथन के स्रोत पर उसको गुणारोपित नहीं किया जा सकता। बड़ा कठिन सवाल है, इतना आसान नहीं है। इसमें ये कहा गया कि प्राप्त किए गए संदेश हैं कोई, उसमें क्या है, विचलनशीलता है। कोई एक संदेश मिला, उसमें विचलनशीलता है, तो जिसका पूर्व के कथन के स्रोत पर क्या है, गुणारोपित नहीं किया जा सकता। मतलब हम पुराने जो कथन के स्रोत हैं उसके आधार पर उसके गुण तो नहीं बता सकते ना हम। तो अगर हम बताएंगे तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, कोलाहल कह देंगे कि संदेश में जो विचलनशीलता की भावना है, जिसका पूर्व जो कथन है स्रोत पर नहीं है बल्कि कोलाहल पर आरोपित होता है, तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम कोलाहल कहते हैं। देखो 49वां सवाल है, दोबारा बोल रहा हूँ।
बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ये रिपीट होगा आगे चल के, देखना। तो देखो, प्राप्त किए गए संदेश हैं, कोई विचलनशीलता है, प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता है, ठीक है। प्राप्त किए गए संदेश में कोई क्या है, विचलनशीलता है, जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता, जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता, गुणरोपित की जाती है। मतलब यार ये क्या है कि अगर कोई विचार है तो हम पूर्व के कथन पर उसको गुणरोपित नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, कोलाहल कहते हैं, ठीक। किसी अतिथि गृह में ए बी सी डी ई एफ इनमें से ए तथा सी प्रत्येक में 2 व्यक्ति रह सकते हैं, शेष कमरों में प्रत्येक में केवल 1 व्यक्ति रह सकता है। इसके बाद जो है, अतिथियों में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स को इन कमरों में ठहराया गया और ओ टी तथा एक्स महिलाएं हैं, क्यू टी तथा एक्स महिलाएं हैं, शेष पुरुष एक ही कमरे में 2 विपरीत लिंगी नहीं ठहराए जा सकते। कोई पुरुष सी या एफ कमरों में ठहरना नहीं चाहता, पी अकेले रहना चाहता है किंतु बी या डी कमरे में नहीं है, एस को एक साझेदार चाहिए किंतु यू या डब्ल्यू एक्स अपने कमरे में किसी अन्य को ठहराना नहीं चाहते। बताओ भाई, समझे? तो इसमें क्वेश्चन बड़ा ये है कि निम्नलिखित में से ई के कमरे में कौन ठहरेगा, ठीक है, ई के कमरे में कौन ठहरेगा। डॉक्टर नर्स में वही संबंध है जो पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही में संबंध है, ठीक है। भाई डॉक्टर का असिस्टेंट कौन होता है, नर्स, इंस्पेक्टर का असिस्टेंट कौन होगा, सिपाही। निम्न में से कौन सी आकृति अलग है, देखो ये आकृति क्या है, तीनों एक जैसी हैं, इसके अंदर एक ही चीज़ है, इसके अंदर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही है, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही है। इसके अंदर क्या है कि ये आपका बाहर तो वो है क्या नाम, चतुर्भुज है, अंदर त्रिभुज है, तो आंसर इसका सी बन जाएगा, आंसर इसका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में वह संबंध है जो जे एल डब्ल्यू और जेड के बीच में है। देखो जे और एल की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 जुड़ रहे हैं, ठीक है। ए और सी की बात करेंगे तो इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं, डब्ल्यू और जेड की बात करेंगे तो इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं, और आर में 2 जोड़ेंगे तो यू बन जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन समीचीन क्रम है। समीचीन क्रम का मतलब क्या होता है, सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सुनोगे, फिर सोचोगे, फिर विश्वास करोगे, फिर उस पर काम करोगे, तो आंसर इसका ए है। बच्चों की एक पंक्ति में बलि बाएं से 7वां है, मोती दाएं से 4था है। बलि जो है वो क्या, एक पंक्ति बना ली हमने, ये पंक्ति बना ली। इस पंक्ति में बलि जो है इधर से अगर देखा जाएगा तो बलि इधर से जो है वो कौन से नंबर पर है, ये बी है, बी से बलि हो गया, ये हो गया 7वें नंबर पर। और इधर से अगर मोती देखें तो मोती कौन से नंबर पर है, मोती 4थे नंबर पर है, ठीक है, मोती 4था है। जबकि बलि और मोती अपने आपस में स्थान बदल लें तो बलि दाएं से 15वां, बलि दाएं से क्या हो जाएगा 15वां, मोती अपने स्थान पर बदल ले तो बलि दाएं से 15वां होगा, और मोती दाएं से क्या होगा 15, इसमें +4 कर दो बस और -1 कर दो, तो 15 4 19 -1 15 4 19 -1 18, ठीक है। पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी होगी, 18। अब स्थान बदल लें तो स्थान बदलने से क्या हो जाएगा, 18 -7 +1, तो ये हो जाएगा 12वां स्थान हो जाएगा इसका, ठीक है। कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, 12वां स्थान हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में वही संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो विक्रांत एक जहाज है। निम्नलिखित 3 कथनों की जांच कीजिए। श्याम हरि का पिता नहीं है, हरि सुरेश का बेटा है, सुरेश के 3 बेटे हैं।
इसमें से क्या कथन निकाला जा सकता है? सुरेश हरि सुरेश का बेटा है, तो सुरेश हरि का पिता है, सही बात है। हरि श्याम का भाई है, हरि श्याम का पिता नहीं है, भाई भी नहीं है। श्याम के बच्चे नहीं हैं, गलत, श्याम के बच्चे तो हैं, श्याम हरि का पिता है। और श्याम सुरेश का बेटा है, गलत है। तो आंसर इसका सी बनेगा। निम्नलिखित में से तर्कणा का अंतिम सोपान क्या होगा? तर्कणा का अंतिम सोपान जो है निगमन होता है, ठीक है। इसका अंतिम सोपान जो है वो क्या होता है? निर्गम होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा? CDHIMNRS, ये आ जाएगा, RS आ जाएगा, क्योंकि इससे अगला अगला है ना। अब इसमें एक और कौन कन्फ्यूजन होगा ना कि देखो CD, फिर G ABCDEFG 3 छोड़ दिए, उसके बाद HI, फिर JKLM 4 छोड़ दिए, JKL 3 छोड़ दिए, MN, फिर OPQ छोड़ेंगे तब RS आएगा। तो OP भी सकता था, पर ये बीच में 3 भी तो छोड़ना है, ये भी ध्यान रखना। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन? देखो 1 अक्टूबर को क्या होता, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता, 1 अक्टूबर को सोमवार था, तो 20 तारीख के 3 दिन बाद 23 तारीख होगी, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 8, इसके अलावा 15 और 22 इनको सोमवार बैठेगा, ठीक है। तो 23 की अगर बात करेंगे तो 23 को तो मंगल बैठ जाएगा, है कहीं को मंगल, 23 में मंगल बैठ जाएगा, बस ये रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुक्रम की पूर्णता हेतु 4 शब्दों में सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर इसमें सही विकल्प का चयन करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका BA, ये बन गया BA बन गया BA, एक ये बन गया, एक ये बन गया, BA है कहीं कोई आंसर है इसका? क्या BA, हाँ ये है इसका आंसर B। आपने कॉलोनी की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करने के लिए सिविल कार्यों के विभाग से अनुरोध किया और इन सड़कों की अभी तक जो है कोई मरम्मत नहीं हुई। आपके द्वारा दायर किए गए RTI आवेदन में अधिकारी के रिकॉर्ड में दिखाया गया कि मरम्मत की गई है। ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया है। आपने अधिशासी से मिलने का प्रयास किया किंतु वह किसी न किसी बहाने से आपसे मिलने से कतरा रहा है। इसी बीच ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया और कहा कि यदि आपने आगे कोई कार्रवाई की तो उसे भयंकर परिणाम होंगे। आश्वासन दिया यदि आप खामोश रहेंगे तो घर के और उससे जुड़ी सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी, ठीक। तो इसमें क्या होगा? धमकी की परवाह न करते हुए अधिशासी अभियंता और ठेकेदार के विरुद्ध लिखित शिकायत करेंगे या चुप रहेंगे। ठेकेदार के इस प्रस्ताव को मान लेंगे कि आसपास की सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। आप पहल कर अपनी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके अधिकारियों के साथ ठेकेदार के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। यही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक। हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों के उदाहरण सुनिश्चित ढंग से हैं जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है और कई बार ये प्रभावित भी होता है और गोचर भी होता है। तो हमारे द्वारा जो बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों के द्वारा सुनिश्चित ढंग से जो आते हैं तो उनको वैयक्तिक पुष्टिकरण के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। XYZ कंपनी के प्रबंधन जो निर्देशक श्री बसु ने 5 व्यक्तियों असीर, चंद्रा, डैनी और ईशिता से नई परियोजना में उनकी अभिरुचि से पूछा तो उन्हें उत्तर मिला असित, हम में से किसी की रुचि नहीं है। वरुण, हम में से 1 की रुचि है। चंद्रा, हम में से 2 की रुचि है। डैनी, हम में से 3 की रुचि है। ईशिता, हम में से 4 की रुचि है। तो इसका क्या है आंसर? अपने अनुभव के आधार पर श्री बसु जानते हैं कि जिनकी रुचि है वही सत्य बोलते हैं, अन्य झूठ बोलते हैं। नई परियोजना में रुचि है।
तो इसका मतलब क्या होगा, हम में से 4 की रुचि है। ठीक है, इशिता ने क्या कहा है, हम में से 4 की रुचि है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं। मनोरंजन के लिए फिल्म अनिवार्य है, ये तो जरूरी नहीं है। फिल्में मनोरंजन के तो और भी साधन है ना, लोग फिल्मों से आनंद लेते हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, लोग नाटक नापसंद करते हैं, ये भी नहीं कह सकते। तो इससे आंसर सी निकलेगा केवल। 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण दिशा से आया हूँ, मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। दाहिनी ओर सड़क मुझे कॉफ़ी हाउस से दूर ले जाती है, जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर ले जाती है। मंदिर किस दिशा में है? देखो भाई, 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण दिशा से आया हूँ, इसका मतलब ये है ये 4 सड़कें हैं और किधर की दिशा से आया गया है, इधर की दिशा से आया गया है। ठीक है, और मंदिर जाना चाहता हूँ, दाईं ओर सड़क मुझे कॉफ़ी हाउस, तो ये हो गया, इधर तो हो गया आपका कॉफ़ी हाउस से दूर, तो इसका मतलब इधर हो गया आपका कॉफ़ी हाउस। ठीक है, जबकि सीधी सड़क कॉलेज की तरफ को जा रही है। सीधी सड़क कहाँ जा रही है? कॉलेज। तो ये क्या बचा? ये मंदिर बचा आपका। मंदिर किस दिशा में है? तो मंदिर आपका पूर्व की दिशा में है, ये रहा, पूर्व की दिशा में है, मंदिर पूर्व की दिशा में। ठीक, अगला क्या है? 5 व्यक्ति ABCDE, तो रक्षक या चोर, रक्षक सदैव सत्य बोलते हैं जबकि चोर झूठ बोलते हैं। ए दावा करता है कि बी रक्षक है, बी दावा करता है कि सी चोर है। ठीक है, ए दावा करता है कि बी जो है वो क्या है? रक्षक है। बी दावा करता है कि सी चोर है, तो इसका मतलब सी जो है चोर है। सी दावा करता है कि डी चोर है, सी दावा करता है कि डी चोर है। ई दावा करता है कि ए रक्षक है। ई दावा करता है कि ए जो है वो क्या है? ए रक्षक है। डी दावा करता है कि बी और ई अलग प्रकृति के हैं। बी और ई अलग प्रकृति के, हाँ, ये जो है रक्षक है और ये जो है चोर है। चोरों की संख्या कितनी है? तो चोरों की संख्या कितनी हो रही है? 4 हो रही है। चोरों की संख्या कितनी हो रही है? 4 हो रही है। ABCDE 4 हो रही है। हाँ, चोरों की संख्या कितनी हो रही है? 4 हो रही है। ये हो रहा है चारों चोर, ये है हो रहा है। जब एक निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या अव्यक्त रूप में संभाव्यता के कथन में अभिव्यक्त किया जाता है तो संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? वो आगमनात्मकता की तर्कणा को क्या करता है? आगमनात्मकता की तर्कणा को प्रस्तुत करता है। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता है और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हों तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? संदिग्ध अवस्था कहलाती है। जब कोई व्यक्ति है, कोई निर्णय ले रहा है, उसके वांछित लक्ष्य के बारे में कम जानेगा तो भाई सीधी सी बात है कि वो स्थिति क्या है? संदेह वाली तो होगी। निम्न में से कौन से समूह में निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? सदस्य विचारों की वर्धित विविधता, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य कार्यकुशल होते हैं, सदस्य प्रभावकारी। जहाँ पर सदस्य विचारों की वर्धित विविधता मतलब रुकावट के साथ अपने जो वो पेश करेंगे, क्या कहते हैं उसको, निर्णय, तो वहाँ पर जो है ये सीधी सी बात है, क्या निकल के आएगा? कोई अच्छा निर्णय नहीं निकल सकता। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में जाना जाता है। 5 मित्र हैं, ए बी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। तो अब अगर इसको देखा जाए तो क्या आंसर बन सकता है? बताओ जरा। पांच मित्र हैं, ए बी की तुलना में भारी है, तो इसका मतलब क्या है? ए किससे भारी है? बी से भारी है।
ठीक, सी डी की तुलना में हल्का है, तो इसका मतलब क्या है, डी भारी है सी से। सी डी की तुलना में हल्का है तो सी हल्का हो गया, डी भारी हो गया। बी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। अब ई से भारी है तो इसका मतलब बी और ये हो जाएगा आपका ई। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, तो इनमें सबसे ज़्यादा भारी कौन है, तो इनमें सबसे ज़्यादा भारी जो है ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा भारी जो हो सकता है वो ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। क्वेश्चन मार्क कर देना, ये सही नहीं है क्वेश्चन। एक रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय में किसी यात्री को बताया गया कि 15 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए ट्रेन जा चुकी है, परंतु 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटती है। अगली ट्रेन 8:30 पर छूटेगी। उस यात्री को सूचना कितने बजे दी गई? पर ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है और इस ट्रेन के 45 मिनट बाद अर्थात 30 मिनट बाद जाएगी। अब यही तो बात हुई है कि 45 मिनट बाद जाएगी। अब अगली बात ये और कही है कि 30 मिनट बाद जाएगी, चूँकि अगली ट्रेन रात्रि 8 बजे छूटेगी। अब क्या बज रहे हैं, अब देखो भाई उसने बोला है कि 15 मिनट पहले जो है ट्रेन क्या हो चुकी है, जा चुकी है। 15 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, ठीक है। प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटती है, तो इसका मतलब अगली ट्रेन 8:30 पर जाएगी। उस समय यात्री को कितने बजे सूचना दी गई? अगली ट्रेन 8:45 पर जाएगी, 15 मिनट पहले चली गई, तो इसका मतलब वो 8 बजे उसको सूचना दी है। भाई 8 बज रहे होंगे, ये अगली ट्रेन जाएगी 8:45 पर। कब बजाएगी? 8:45 पर। और भैया 15 मिनट पहले छुट्टी है, तो ये दोनों का जो है यही तो समय बैठ गया, ठीक। तो इसको जो सूचना दी गई है वो कितने बजे दी गई है? 8 बजे दी गई है, ठीक। अगली ट्रेन जो है 8:30 बजे छुट्टी की, यही तो बता रहा था ये। सीपीआई डीएमके निम्न में कौन बीजेपी होगा? सी प्लस, देखो सी में 1 जोड़ा डी, पी में 3 घटाया एम, आई में 2 जोड़ा के, ठीक है। ये था 3, ये था 2, ऐसे कर लिया। अब ऐसे ही बीजेपी को कर लो, बीजेपी। तो बी में जोड़ा हमने 1, तो बी में जोड़ा 1 तो बचा आया क्या? सी। इससे घटाया, जे से घटाया 3, जे से घटाया 3 तो आया क्या? जी। और फिर आपका जोड़ा 2 तो ये आया आपका आर। सी जी आर है कहीं को? सी जी आर ये रहा, क्या आया? सी जी आर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शब्द आना चाहिए? कौन सा शब्द आना चाहिए, ठीक।